हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन कंसेप्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन कंसेप्ट दिया किसने था और क्यों दिया था, और हम डिस्कस करेंगे कि उसके टाइप्स क्या हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा कंसेप्ट दिया था बेकर एंड नेथन ने इन 1935। उन्होंने क्यों दिया था ये कंसेप्ट? जब वो स्टडी कर रहे थे हमारा प्लस आई इफेक्ट किनका, एल्काइल ग्रुप्स का। हमारा उसका ऑर्डर आप ध्यान में हो अगर आपको, इसी टाइप से होता था। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप सबसे ज्यादा था उसका प्लस आई इफेक्ट, उसके बाद हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, फिर होता था हमारा इथाइल, और फिर होता था हमारा मिथाइल ग्रुप। इसी टाइप से होता था, राइट। अब उन्होंने देखा कि ये जो ग्रुप्स है ना हमारे, अगर इनको अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच कर दिया जाए तो इनका जो ऑर्डर है बिल्कुल रिवर्स हो जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कंसेप्ट दिया हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, ये हमारा जो इफेक्ट करने वाले ग्रुप्स हैं, ये हमारे कैसे इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ये हम वीडियो के बिल्कुल एंड में देखेंगे जब हम ये कंसेप्ट पूरा समझ लेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन कंसेप्ट की। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन को सबसे पहले आप लिख लीजिए, हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस, कई बार इसको सिग्मा पी रेजोनेंस भी बोलते हैं और सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं, और बेकर एंड नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं। बेकर नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं, ये इसके अदर नेम्स हैं हाइपर कॉन्जुगेशन कंसेप्ट के। अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमारे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जब इंटरेक्शन होती है हमारे पी ऑर्बिटल्स की, मतलब हमारे सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी इंटरेक्शन होगी जब हमारे कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ। कौन से पी ऑर्बिटल होंगे? या तो वो एम्प्टी होंगे या तो पार्शली फिल्ड होंगे। इन दोनों की इंटरेक्शन से होगा क्या, ओवरऑल सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसी कंसेप्ट को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसी टाइप से हम इसको लिख भी लेते हैं। क्या है ये? द इंटरेक्शन बिटवीन, द इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड electrons with empty and partially filled p orbitals, p orbitals भी हो सकते हैं और pi orbitals भी हो सकते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, ओवरऑल दैट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ, दैट increase the stability of system, तो ये है हमारी डेफिनेशन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या है? द इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसके साथ? विद एम्प्टी और पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, और वो पी ऑर्बिटल किसके होंगे? हमारे कार्बन के या हमारे पाई ऑर्बिटल्स। उसकी वजह से होगा क्या, ओवरऑल हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के हमारे टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा, इतना नोट डाउन कर लो, ये जो ऑर्डर है ये रिवर्स क्यों हो जाता है ये बिल्कुल हम एंड में देखेंगे। ओके, तो इसको एक बार आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन के हमारे टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकेंड है हमारा हेट्रोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। हेट्रोवेलेंट को हम सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। ओके, आइसोवेलेंट में कौन कौन से टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन आते हैं? अगर हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन हो कार्बोकेटाइंस में या हो हमारे फ्री रेडिकल्स में, तो वो आएगी हमारी आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन में। ये दोनों हम डिस्कस भी करने वाले हैं। सैक्रिफिशियल और हेट्रोवेलेंट में आते हैं हमारे जितने भी अनसैचुरेटेड सिस्टम है, अनसैचुरेटेड सिस्टम, जैसे कि हमारी होगी एल्कीन, जिसका हम डिस्कस करेंगे। ये आते हैं हमारे हेट्रोवेलेंट एंड सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आइसोवेलेंट में हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइंस। आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन में हम डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइंस।
अब देखो कार्बोकेटाइंस में सबसे पहले हम ऑर्बिटल अप्रोच समझ लेते हैं कि कैसे होते हैं। जैसे हमारा ये है एक कार्बोकेटाइन CH2 पॉजिटिव, ओके। अब इसके 3 ऑर्बिटल्स तो फुली फिल्ड है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इसका p ऑर्बिटल जो होगा वो एम्प्टी होगा, ओके। तो अगर हम इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो ये आ जाएगी, ये हमारे CH3 हैं, ये हमारे उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये CH3 है, ओके। फिर आएगा हमारा C, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, 2 इसके पास H2 है और एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, और ये कौन सा है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ओके। अब हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसके साथ, एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल। यहाँ पे पार्शियली फिल्ड तो है ही नहीं, एम्प्टी है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन किसकी किसकी होगी, हमारे सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की और हमारे एम्प्टी p ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरेक्शन होगी। आप खुद सोचो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली इन दोनों में इंटरेक्शन तो होगी ही। उसकी वजह से होता क्या है, इंटरेक्शन की वजह से डिस्पर्शन हो जाती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या बोल सकते हो आप शिफ्टिंग हो जाती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी इस साइड को, ओके। उसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल इंक्रीज होगी हमारी स्टेबिलिटी सिस्टम की। क्या होगा, इसी कंसेप्ट को क्या बोल देते हैं हम, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मोर इज द स्टेबिलिटी, ओके। इंटरेक्शन समझ में आ गई कि कैसे कैसे हुई। यहाँ पे CH2 पॉजिटिव था, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि कार्बन के एक ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले कोई एटम लगा होगा तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव आया। मान लो यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे CH और यहाँ पे Cl लगा हुआ है। अब ये यहाँ से गया होगा इलेक्ट्रॉन्स लेके, तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, है ना। उसकी वजह से यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे। अब इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स की और हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा के, उनकी इंटरेक्शन हुई है, इसी प्रोसेस को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। उसकी वजह से डिस्पर्शन हो जाता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स का, या बोल सकते हैं थोड़ी सी शिफ्टिंग हो जाती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की टुवर्ड्स एम्प्टी p ऑर्बिटल। उसकी वजह से हमारे ओवरऑल सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये तो है हमारी ऑर्बिटल अप्रोच, लेकिन हमें क्वेश्चन कैसे आएगा, स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए आ सकती है हमें कार्बोकेटाइंस की। उसके लिए हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि किसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो हमेशा याद रखना, जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ये हम देखते हैं कि कैसे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बार बता दूं, यहाँ पे सिर्फ यही सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की, या बोल सकते हैं इसी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम होता है एक प्लेन में होता है और ये हमारे कंटिन्यूसली रोटेशनल मोशन करते रहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ये कंटिन्यूसली रोटेशनल मोशन करते हैं, तो हमारे इस सिग्मा बॉन्ड की भी इंटरेक्शन होगी इसके साथ एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ। जब ये रोटेशनल मोशन करेंगे तो हमारे इसकी भी होगी और इस सिग्मा बॉन्ड की भी होगी, मतलब जितने भी हमारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पे उनकी सभी की इंटरेक्शन होगी एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि हमेशा रोटेशनल मोशन करते रहते हैं। ओके, अब बनाते हैं हम इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। जैसे हमारा क्या था, इसको हम खोल के लिखते हैं CH3 और फिर है हमारा CH2 पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने बोला था इंटरेक्शन होगी हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो यहाँ पे चले जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा हाइड्रोजन एज इट इज यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे H और ये बॉन्ड आई है हमारी यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे शिफ्ट कर गए हैं। ओके, ऐसे ही हमारे सभी सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो इंटरेक्ट करती थी हमारे इसके p ऑर्बिटल के साथ, इसलिए हम सभी को शो करेंगे, सभी के सभी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। H पॉजिटिव, यहाँ पे H डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि इनकी भी इंटरेक्शन हुई है इसके साथ, और फिर हम थर्ड वाले को शो कर देंगे, इसकी भी इंटरेक्शन हुई है, ये भी यहाँ पे गया है हमारा, तो यहाँ पे H यहाँ पे H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। ये जो हमारे बने हैं 1, 2 and 3, इनको हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। ओके, क्या क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, या नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं।
ओके, अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या किसके कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं? तो ये हमेशा ध्यान रखना, हमारा कार्बोकेटाइन हो या हमारा फ्री रेडिकल हो, उसके साथ जो अटैच कार्बन है वो हमारा अल्फा कार्बन होता है। उस अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सारे हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। और जितने हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, समझ गए? जितने भी हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बात आप नोट डाउन करो। और उतनी ही ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी, उतनी ही हमारे उस पर्टिकुलर सिस्टम की स्टेबिलिटी होगी, समझ गए? ये बात नोट डाउन कर लो अच्छे से। फिर मैं आपको इसके एप्लीकेशन पार्ट में लेके जाती हूँ कि कैसे हम कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन कंसेप्ट से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना, ये जो हमारा हाइड्रोजन है ना, ये हमारा बाहर नहीं चला जाता, ये कहीं नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हमारे, यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस पॉजिटिव चार्ज को कहीं जाने नहीं देते। ओके, हमारा H पॉजिटिव जो है ये बाहर नहीं निकल जाएगा, ये एज इट इज यहीं रहेगा। अब इसकी एप्लीकेशन पार्ट को कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कंपेयर करने वाले हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे मैं आपसे पूछूं CH3 पॉजिटिव, A है हमारा, B है हमारा CH3 CH2 पॉजिटिव, C है हमारा CH3 ट्वाइस CH पॉजिटिव, D है हमारा CH3 ट्राइस C पॉजिटिव। इन सभी कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी बताइए। तो आप कैसे बताओगे? मैंने क्या बोला? जितने हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और उतनी ही हमारी स्टेबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर सिस्टम की। ओके, अब यहाँ पे देखो, अल्फा हाइड्रोजन मैंने आपको क्या बताया था? कार्बोकेटाइन जो हमारा है उसके साथ वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगे हैं वो सारे हमारे अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो इसके साथ कोई कार्बन लगा ही नहीं है, तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे देखो इस कार्बोकेटाइन के साथ कितने अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं? 3, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं? ये हमारा कार्बोकेटाइन है और ये हमारा कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पे 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है हमारे, उसकी वजह से उनके हम हाइड्रोजन्स को भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 3 2 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ पे कार्बोकेटाइन के साथ डायरेक्टली कितने अटैच है कार्बन? 3। उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो सब हम काउंट करेंगे। यहाँ पे 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको स्टेबिलिटी तो पता लगी गई होगी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? हमारा डी। क्यों होगा? क्योंकि उसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है और हमारे पास उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 9 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और हमने देखा था जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उतने ही ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी हो रही है। क्यों उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है? क्योंकि वहां पे डिस्पर्शन हो रही है उतनी ही ज्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, और जितनी ज्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्पर्शन होगी उतना ही सिस्टम हमारा स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो सबसे पहले हमारा डी है, फिर है हमारा सी, फिर है हमारा बी एंड फिर ए। ओके, इस तरह से हम किसी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट आपने अल्फा हाइड्रोजन देख लेने हैं कितने हैं और आपने स्टेबिलिटी बता देनी है। अब करते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स। सेकेंड है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स। सबसे पहले हम फ्री रेडिकल ले लेते हैं, CH3 CH2 रेडिकल। ओके, अब इसकी पहले ऑर्बिटल अप्रोच को समझ लेते हैं कि कैसे हुआ होगा, हमारी इंटरेक्शन हुई कैसे होगी। यहाँ पे H इलेक्ट्रॉन्स भर लेना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या लगा है? CH2 और यहाँ पे पार्शली फिल्ड है। अब ये एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये क्या है? हमारे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या है? हमारे पार्शली फिल्ड p ऑर्बिटल। यही है हमारा। अब फिर से हमारी इंटरेक्शन होगी 1 by 1 हमारे पार्शली फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ। ओके, क्या होगा? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन होगी हमारे पार्शली फिल्ड
p ऑर्बिटल के साथ, इसी इंट्रैक्शन को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और वन बाय वन सभी की इंट्रैक्शन होगी, सभी सिग्मा बॉन्ड्स की इंट्रैक्शन होगी, उसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्पर्शन होगी, इलेक्ट्रॉन की डिस्पर्शन होने की वजह से हमारा कंपाउंड स्टेबिलिटी गेन करेगा। ठीक है, फिर से वही सब बातें रिपीट हैं, बस यहाँ पे इंट्रैक्शन क्या हो रही है, पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। पहले तो हमारा पॉजिटिव चार्ज था, बिल्कुल एम्प्टी ही था हमारा ऑर्बिटल, अब हमारा एम्प्टी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है। ओके, चलिए अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। अब देखिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम किस टाइप से बनाएंगे। ये हमारा HCH2 और यहाँ पे क्या है हमारे पास एक रेडिकल। सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। फ्री रेडिकल के केस में हमारे कैसे होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसी तरह से हमारे इनकी डिसोसिएशन होगी। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगी जब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, एक यहाँ पे रेडिकल और ये रेडिकल आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा, H रेडिकल हमारा यहीं पे रहेगा और यहाँ पे H यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी। डबल बॉन्ड कैसे आई, एक बॉन्ड तो यहाँ पे ऑलरेडी थी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक हमारा रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बन गई CH2, यही होगा। इसी तरह से हमारे सभी रेडिकल्स बनते जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा, ये रेडिकल बन जाएगा सेकंड वाला, फिर से हमारा CH2। ओके, आएगा हमारा, ये वाली बॉन्ड टूटेगी, ये भी हमारे इस तरह से डिसोशिएट करेगा। फिर H रेडिकल, H डबल बॉन्ड CH2। ओके, इजी है ये तो, पहले की तरह ही है, बस यहाँ पे रेडिकल आया तो रेडिकल की डिसोसिएशन हम इस टाइप से दिखाएंगे, उसको फुल एरो से हम नहीं दिखा सकते। यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है, जितने ज्यादा हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा हमारे नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और उतने ही ज्यादा हमारी कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो चलिए हम एप्लीकेशन पार्ट पे जाते हैं इसके, कि हम फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आपको बोलूं कंपेयर करना है यहाँ पे स्टेबिलिटी को। यहाँ पे हमें फ्री रेडिकल्स दे रखे हैं, CH3 रेडिकल, B हमें दिया है CH3 CH2 रेडिकल, C हमें दिया है CH3E CH3 रेडिकल, यहाँ पे H रेडिकल आएगा, D हमें दिया है C CH3 CH3 एंड CH3 रेडिकल। ओके, इसकी स्टेबिलिटीज को आपने कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे हमने अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन किसके साथ देखेंगे, हमारे रेडिकल के साथ जो कार्बन अटैच होगा उसके हाइड्रोजन्स को काउंट करेंगे, क्योंकि वही हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे कोई रेडिकल इस वाले CH3 रेडिकल के साथ कोई कार्बन अटैच है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पे जितने हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, हमारा D, फिर C, फिर हमारा B एंड A। ओके, इजी है, सेम था, बस इसमें रेडिकल के फॉर्म में था और उसमें कार्बोकेटाइंस के फॉर्म में। अब आती है हमारे एल्कीन्स की बात। उससे पहले हमारे यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन के, वो नोट डाउन कर लीजिए आप। 2 पॉइंट्स लिखोगे आप यहाँ पे, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ओरिजिनल स्ट्रक्चर में भी और हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में भी उतनी ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स होती हैं, वो चेंज नहीं होती। और यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं होता, चार्ज सेपरेशन नॉट अकर। ओके, देख लो, चाहे हमने कार्बोकेटाइन के केस में ऐसे ही किया था ना, मैं आपको खोल के लिख के बताती हूँ। CH3 यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, और हमारा जब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना था वो भी ऐसे ही बना था, यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया था और यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यही आया था। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो 6, यहाँ पे भी 6 कोवलेंट बॉन्ड्स है हमारी। ओके, यहाँ पे देखो
1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी 6 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। आइसोवेलेंट के केस में हमारी नंबर ऑफ बॉन्ड्स हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कभी भी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन भी नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज ही तो घूम रहा है ना, हमारा एक बार हमारा पॉजिटिव यहाँ पे था, फिर दूसरी बार हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो रही दिखाई दे रही है आपको कहीं भी, चाहे फ्री रेडिकल के केस में देख लो, कहीं भी नहीं हो रही। ये हेट्रोवेलेंट के केस में होगी, तो ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। आइसोवेलेंट में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम रहती है और कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होता। ओके, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, को बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। अब हम करते हैं हेट्रोवेलेंट या सैक्रिफिशियल हाइपर। सेकेंड हम देखते हैं हेट्रोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। हेट्रोवेलेंट या हम इसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, अब सबसे पहले इसकी ऑर्बिटल अप्रोच को देख लेते हैं। ये हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन, ये हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन, ये हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके साथ हम एल्कीन लेंगे, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये सिस्टम ले रहे हैं हम। अब इसमें देखो CH है हमारा, यहाँ पे H लगा लो, फिर हमारा CH2। अब इस कार्बन के ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब बचे क्या हमारे 4th ऑर्बिटल, वो हमारा क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। इसी तरह से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी इंटरेक्शन, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी इंटरेक्शन हमारे पाई ऑर्बिटल्स के साथ हो जाती है। ओके, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन किसके साथ हुई, पाई ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये हमारे पाई ऑर्बिटल्स हैं, जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं वो हमारे पाई ऑर्बिटल्स। ओके, इस तरह की इंटरेक्शन को हम बोलेंगे हेट्रोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन या बोलेंगे सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, अब यहाँ पे भी ये रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, तो 1 by 1 इंटरेक्शन हमारी पाई ऑर्बिटल्स के साथ होती रहेगी हमारे सिग्मा बॉन्ड की। ओके, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की हमारे 1 by 1 यहाँ पे भी इंटरेक्शन होती रहेगी हमारे पाई ऑर्बिटल्स के साथ, और हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्पर्शन हो रही है। यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारे इनकी थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है। ओके, तभी हमारी इंटरेक्शन हो रही है ना इनके साथ, हमारे पाई ऑर्बिटल्स के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन तभी हो रही है ना। ओके, तो डिस्पर्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के डिस्पर्शन की वजह से क्या होता है, हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इंटरेक्शन समझ में आ गया जैसे आपको कि एल्कीन में हमारी ये एल्कीन थी, डबल बॉन्ड थी, इसके साथ अगर हमारा कोई अल्काइल ग्रुप लगा है, उसके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं पाई ऑर्बिटल के साथ, कार्बन के जिसने पाई बॉन्ड बनाई है उन ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम हेट्रोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं इसके नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। ये हमारा अल्काइल ग्रुप किसके साथ अटैच है, हमारी डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, हमारी एल्कीन के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स की इंट्रैक्शन हुई है, तो ये जाएंगे यहाँ पे और ये जाएंगे यहाँ। ओके, तो यहाँ पे बनेगा क्या स्ट्रक्चर हमारा, CH पॉजिटिव H। अब ये भी ध्यान रखना, ये पूरा हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम है, उसके साथ जो कार्बन टच कर रहा है वो हमारा अल्फा कार्बन है, और ये सारे के सारे हमारे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन से। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये बॉन्ड गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गई है, तो यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव। समझ आ गई बात। ऐसे ही सभी बॉन्ड्स को शिफ्ट करा लो, जल्दी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। इसको भी शिफ्ट कराओ, यहाँ पे H पॉजिटिव आ जाएगा, H एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी डबल बॉन्ड CH, और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट कर जाएगी नेगेटिव। एक और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि हमने इस वाले हाइड्रोजन को भी तो शिफ्ट कराना है ना, इसकी भी तो इंट्रैक्शन हुई है, तो H पॉजिटिव H यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। ओके, ये हमारे बन गए हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाने आ गए इन द केस ऑफ एल्कीन्स। अब देखते हैं हम स्टेबिलिटीज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो पता ही है जितने हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और उतनी ही हमारी उसकी स्टेबिलिटी होगी। लेकिन कभी ऐसा केस आ जाए एल्कीन के केस में, ये हमारा पॉपुलर एग्जाम्पल है, हमारा फर्स्ट है, जैसे हमारी है आइसोब्यूटीन CH3 CH3
H H, फिर है हमारा सिस 2 ब्यूटीन, ये हमारा सिस स्ट्रक्चर आ गया। हमारा ट्रांस 2 ब्यूटीन डबल बॉन्ड, ठीक है, ट्रांस 2 ब्यूटीन BNC। अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ जाए, अब देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो सभी के सेम है, इसमें ये हमारा क्या कौन सा सिस्टम है, हमारा एल्कीन सिस्टम है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है। इसके साथ जो कार्बन अटैच है, इसके साथ 2 कार्बन अटैच है, और उसके जो हाइड्रोजन होंगे, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है और ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 3 6 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी देखो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके साथ ये डायरेक्टली अटैच है ना अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, और यहाँ पे भी हमारे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जो डायरेक्टली अटैच होके उसी कार्बन के आपने काउंट करने हैं। अब सभी में यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी आप कैसे बताओगे, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे देखो सिस स्ट्रक्चर में ये हमारा और ये हमारा ट्रांस ब्यूट 2ईन है और ये हमारा आइसोब्यूटीन है। ओके, अब यहाँ पे देखो सिस होने के, सिस स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पे हमारे CH3 एक ही साइड पे लगे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शंस हो जाएंगी। जब रिपल्शंस हो जाएंगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इतना तो मालूम है ना आपको कि जैसे हमारी रिपल्शन बढ़ती हैं उसकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी लूज हो जाती है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी हमारी जो हो जाएगी B की। उसके बाद इसमें देखो ट्रांसब्यूटीन में, सिस और ट्रांस में तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं ना, ट्रांसब्यूटीन में हमारी जो रिपल्शन है वो कम होंगी, क्योंकि एक हमारा CH3 ग्रुप यहाँ लगा है, एक हमारा CH3 ग्रुप नीचे लगा है, उसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन कम होंगी, उसकी वजह से ये जो होगा इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, लेकिन जो हमारा A स्ट्रक्चर है वो इन दोनों से भी ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ये जो हमारा A स्ट्रक्चर आएगा इन दोनों से भी ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसके एक ही कार्बन पे 2 कार्बन लगे हैं, मतलब 2 अल्फा कार्बन लगे हैं, उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा गेन हो जाती है। अगर हम इसी टाइप से मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, आप इतना नोट डाउन करो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों हमारा जो A स्ट्रक्चर है B और C से ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, ये देखो जैसे मैं लिखा CH2, ये हमारा CH2 था, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या था CH3, एक CH3 ऊपर लगा है और ये हमारा CH3, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना के देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, क्योंकि इन तीन सभी में से तो जाएंगे ना, ये सभी हमारे 3 हाइड्रोजन इस टाइप से लगे होंगे, उन सभी से हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरह से मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगा इसका, CH2, यहाँ पे एक नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H पॉजिटिव। ओके, ऐसे बनेगा। आपको थोड़ा बड़ा करके बता देती हूँ। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये मैं आपका ऊपर बना रही हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या था CH2, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चलेंगे तो नेगेटिव, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2, और ये वाले हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और H पॉजिटिव एज इट इज यहाँ रह जाएगा और यहाँ पे CH3। ओके, यही स्ट्रक्चर बनेगा हमारे A वाले का। अब देखो ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, इसका क्या होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा उसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। और जब आपने देखा था नेगेटिव चार्ज हमारा डिस्पर्स हो जाता है, उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। उसकी वजह से ही, इसकी वजह से हमारा A स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन B में और C में ऐसा नहीं होगा। B और C में देखो क्या हो रहा है, C है हमारा CH3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, डबल बॉन्ड C है, CH है और CH3 है। अगर इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना के देखो आप, ये देखिए हम इसका कैसे बनाएंगे, चाहे इधर से निकाल लो चाहे एक हाइड्रोजन इधर से निकाल लो। यहाँ पे CH2 करके मैं एक हाइड्रोजन ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि ये बॉन्ड जाएगी यहाँ पे और ये जाएगी हमारी यहाँ पे। ओके, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। CH3 तो ऐसे था, CH के ऊपर आ गया अब नेगेटिव चार्ज,
फिर यहाँ पे ये बॉन्ड तो चली गई है, तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH, डबल बॉन्ड CH2 और H पॉजिटिव हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे CH3 क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा ना इसका, उसकी वजह से ये इस नेगेटिव चार्ज को और भी ज्यादा क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है। यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है, और जब भी हमारा चार्ज इंटेंसिफाई होता था उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती थी, इसलिए हमारा A जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, C है एंड फिर B है। ओके, इन दोनों में तो मैंने आपको समझा दिया था, सिस है तो उसमें रिपल्शन ज्यादा होंगी, उसकी वजह से ये लेस स्टेबल हो जाएगा, और हमारा ट्रांस है इसमें रिपल्शन कम हो जाएंगी, इसकी वजह से ये इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ए स्ट्रक्चर इन दोनों से ज्यादा स्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना के बताया कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये जो हमारा चार्ज है ये डिस्पर्स हो जाएगा, उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, हमारे ए स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ी है, और ये अनस्टेबल क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो इंटेंसिफाई हो रहा है। ये हमारा प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा। अगर ये किसी को कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो पहले प्रीवियस लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट के वो देख लीजिए, तभी ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इसका हम लास्ट कंसेप्ट कर लेते हैं कि हमारा ऑर्डर डिफरेंट क्यों हो जाता है। अब हम एल्कीन कर रहे हैं, अब हम अपने अल्काइल ग्रुप से अटैच करके देखते हैं और उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं कैसे। हमारे प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर अल्काइल ग्रुप्स का क्या था, सबसे पहले CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हमारा सबसे पहले, उसके बाद हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, फिर था हमारा CH3 CH2 इथाइल, और एंड में था हमारा मिथाइल। लेकिन अब क्या होगा, हमारा ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। ये कैसे रिवर्स होगा, अब हम देखते हैं। अटैच करो, मैंने क्या बोला था, जब ये अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ लग जाता है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या हमारे बेंजीन रिंग के साथ ये ग्रुप्स लगेंगे, इनका ये वाला ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट वाला ऑर्डर, ये हमारा प्लस आई इफेक्ट वाला ऑर्डर था, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। अब देखो कैसे रिवर्स हो रहा है। हम यहाँ पे एल्कीन लेते हैं, ये ली हमने एल्कीन, इसके साथ सबसे पहले आप लगा दो CH3, लगा दिया, ये हमारा ए स्ट्रक्चर। फिर हम लगा देते हैं यहाँ पे इथाइल ग्रुप CH3 CH2, ये H2 मैंने लगा दिए। फिर हमारा लगा दो अनसैचुरेटेड सिस्टम। फिर थर्ड हमारा हम लेते हैं ये CH, इसके साथ दो CH3 लगे हैं ग्रुप CH3 एंड CH3, ये लगे हैं, और इसके साथ लगा दो अब अनसैचुरेटेड सिस्टम। डी हम लेते हैं हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसके साथ क्या है, कार्बन के साथ लगाओ सबसे पहले अनसैचुरेटेड सिस्टम CH2, और इसके साथ कितने CH3 लगे हैं, 3, CH3 CH3 CH3। अब सबसे पहले स्टेबिलिटी देखो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों रिवर्स हो गया। अब देखो हमारा ये है सिस्टम एल्कीन अनसैचुरेटेड सिस्टम। अब मैंने बोला था इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन वो होगा हमारा अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाले सारे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना इसमें, 1 2 3, क्योंकि डायरेक्टली अटैच तो यही है। इसमें देखो ये हमारी अनसैचुरेटेड सिस्टम है एल्कीन, और इसके साथ डायरेक्टली अटैच कौन है, ये वाला कार्बन, ये तो ये अल्फा कार्बन हो गया, और ये क्या हो गया हमारे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसका मतलब नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो ये है हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम, डायरेक्टली अटैच ये वाला कार्बन है, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1। अब यहाँ पे देखो ये हमारी एल्कीन है, और इसके साथ डायरेक्टली अटैच ये वाला कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, नहीं, तो इसका मतलब इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर अब हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा हमारा, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा ए हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा बी, एंड फिर सी, एंड फिर डी। अब ये बात हमेशा याद रखना, जितने ज्यादा हमारे नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही ज्यादा टेंडेंसी होगी उस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, टेंडेंसी
इलेक्ट्रॉन रिलीज भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम हो रहे हैं तो हमारी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की भी डिक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो यहाँ पे इसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर होगा प्लस आई इफेक्ट का बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगा अगर यहाँ पे हम एल्कीन सिस्टम लगा दें, या बोल सकते हैं कोई भी अनसैचुरेटेड सिस्टम लगा दे। यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड बोल रही थी ना, चाहे ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, चाहे बेंजीन रिंग लगा दे, ये पूरे का पूरा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर, इसको लिख लो, हमारा ऑर्डर हो जाएगा CH3 सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट का, जब हमारा ये डायरेक्टली अटैच टू अनसैचुरेटेड सिस्टम, और वो अनसैचुरेटेड कुछ भी हो सकता है सिस्टम, डबल ट्रिपल एंड बेंजीन रिंग। सबसे ज्यादा हमारे प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी हमारे इसकी होगी, उसके बाद होगी हमारे इथाइल की, फिर होगी हमारे आइसोप्रोपाइल ग्रुप की, फिर होगी हमारे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप की। समझ में आ गया क्यों होगा ऐसे? क्योंकि जब वो अटैच होंगे हमारे अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, उसके जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और जितने ज्यादा हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ही ज्यादा हमारे ग्रुप की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। और अगर हमारे नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी भी हमारी कम हो जाती है। ठीक है, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए हम इतना करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं हेट्रोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन के। अब देखो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होता है, चार्ज सेपरेशन अक्कर, वहां पे चार्ज सेपरेशन नहीं होता था, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होता है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे वन कोवलेंट बॉन्ड या वन बॉन्ड यहाँ पे लेस इन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देन ओरिजिनल स्ट्रक्चर। इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में ओरिजिनल स्ट्रक्चर से एक बॉन्ड लेस होती है। चाहे आप देख लो, जैसे हमने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे CH3 ले लो, हम यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पे एल्कीन ले लो। यहाँ पे इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, CH3 यहाँ पे खोल के लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, H पॉजिटिव एज इट इज रह जाएगा, H यहाँ आ जाएगी, डबल बॉन्ड CH, और एक बॉन्ड चलेगी यहाँ पे नेगेटिव। पहली बार देखो चार्ज सेपरेशन अगर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो गया। सेकंड है हमारा यहाँ पे एक बॉन्ड लेस हो जाती है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में देन ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अब देखो नंबर ऑफ बॉन्ड देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 बॉन्ड्स है यहाँ पे। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो हेट्रोवैलेंट एंड आइसोवैलेंट में आपको डिफरेंस पता लग गया। वहां पे हमारी कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होता था और हमारी जो बॉन्ड है वहां पे सेम रहती थी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स वहां पे सेम रहती थी, लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड कम हो जाती है ओरिजिनल स्ट्रक्चर से। जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें एक बॉन्ड कम होती है। इसी वजह से इसको सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड सैक्रिफाइस हुई है ना, इसलिए इसको सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।